Welcome to you all in your very own Shukla Study Center as known as SSC's YouTube channel। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल वीडियोस की सीरीज एक एक कर करके अपलोड कर रहे हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी प्लान डिस्कस किया था, स्ट्रेटेजी वीडियो हमने बनाया था। आई होप आप सभी बच्चों को वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप सभी बच्चे उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। इन्हीं यूजफुल वीडियोस की सीरीज में आज एक और नया नाम जुड़ने जा रहा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास। 5 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सभी बच्चों को पता होगा जिन्होंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर रीड किए होंगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस में से इसमें जो इस साल का ब्लूप्रिंट अलॉट किया गया है, अभी जो ब्लूप्रिंट आया है, उसमें अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। दैट मीन्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर होने वाले हैं और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। यानी कि आपको बहुत छोटे 1 लाइनर क्वेश्चंस की भी तैयारी करना है और आपको ऐसे क्वेश्चन की भी तैयारी करना है जिनकी लिमिट मध्यम है। तो हम यहाँ पर जितने भी यूजफुल टॉपिक्स हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, छोटे से छोटे क्वेश्चंस और मीडियम से मीडियम क्वेश्चन, सभी का बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और अगर ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी तो प्लीज स्टूडेंट्स इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आप जरूर देखें। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट कुछ बच्चों को या कई बच्चों को कहें तो इसे समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इसकी काफी सारे पार्ट्स हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 पार्ट लिए हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, पर हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम देखें तो काफी सारे कवियों का नाम आएगा, काफी सारी रचनाएं आएंगी। हर काल की अपनी अलग अलग परिभाषा है, हर काल का संवत अलग अलग है। तो बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है ये तय करने में कि किसमें क्या लिखे, क्योंकि कुछ काल के जो क्वालिटीज हैं, कुछ काल की जो विशेषताएं हैं वो सिमिलर होती हैं, एक दूसरे से समान होती हैं। तो कंफ्यूजन ना हो और बिना कंफ्यूजन क्रिएट करे हम कैसे हर काल को एक दूसरे से अलग करके याद करें, ये सभी हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इस इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 महत्वपूर्ण कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली बात जो आपके समझने के लिए है और सबसे पहला 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो हमारा पहला आंसर बनेगा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल या मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल या गद्य काल। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इन कालों के कुछ और नाम भी होते हैं जो जब हम इन कालों को डिटेल से पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में जानेंगे, पर अभी आप ध्यान दीजिए। आदिकाल या वीरगाथा काल आपका पहला काल हुआ, दूसरा काल आपका भक्ति काल या मध्यकाल, तीसरा काल आपका रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल और चौथा काल आपका आधुनिक काल या गद्य काल। हर काल के नाम में उसकी परिभाषा छिपी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, इन कालों का विभाजन कैसे किया गया है? कोई भी टॉपिक जब निकलता है कि हमें इसका विभाजन करना है, तो क्योंकि कई सारे लेखक और कवि हैं इस दुनिया में, कई सारे लेखक और कवि आदिकाल से अभी तक चलते आ रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग मत था, क्योंकि हर काल की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उस समय की समसामयिक गतिविधियां यानी उस समय चलने वाली जो गतिविधियां थी, उस समय के लोगों का आचार व्यवहार, उस समय के लोगों का, अगर आप अपनी भाषा में कहें तो जैसे आज हम जो है हमारा म्यूजिक का टेस्ट डिफरेंट है, उस समय के लोगों का जो
गाने सुनने का, म्यूजिक सुनने का, या कहें कि कविताएं सुनने का, कहानियां सुनने का, अपना मनोरंजन करने का जो टेस्ट था वो टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। इन्हीं टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं समसामयिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इन 4 कालों का विभाजन किया गया है। अलग अलग कवियों के, अलग अलग लेखकों के अपने अलग अलग मत रहे हैं इस संदर्भ में, लेकिन जो हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन देख रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। बच्चे इस बात को नोट डाउन करेंगे। आपका दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन, ये जो विभाजन आप देख रहे हैं ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। बच्चे ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अभी तक मैंने आपको आपके 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बता दिए, याद रखेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से निकलने वाले हैं और हमें लगता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इजी होते हैं, रहने के लिए इजी होते हैं, बट जितने ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर किसी पाठ में से पूछे जा रहे हैं यानी कि आपको उस पाठ का गहन अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी लाइन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये बहुत कठिन नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आप बिल्कुल इस बात को समझ पाएंगे कि बहुत इजी है याद करना, बहुत इजी है माइंड में बिठाना इन चीजों को। तो चलिए, हमारा आदिकाल या वीरगाथा काल कब से कब तक चला? ये चला आपका संवत 1050 से 1375 तक। बहुत इजी ट्रिक है इसको याद करने की। देखिए, पहला हमारा जो आदिकाल या वीरगाथा काल है कब से कब तक चलता है? 1050 से 1375 तक। अच्छा, कुछ बच्चों को संवत और सन में कंफ्यूजन होता है, तो मैं जल्दी से एक बात बता देती हूँ आपको। संवत हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो गणनाएं होती हैं, जो कैलेंडर होता है उसे संवत कहा जाता है, और जो आपका इंग्लिश कैलेंडर होता है, जो जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है, उसे उसके हिसाब से अगर आप पढ़े तो उसे ईसवी या सन में काउंट किया जाता है। तो यहाँ आप हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो विक्रम संवत जिसे कहा जाता है उससे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो और यही पॉपुलर है, तो आपको याद रखना है कि आदिकाल या वीरगाथा काल कब से कब तक चला? संवत 1050 से 1375 तक। उसके बाद हम आते हैं भक्ति काल या मध्यकाल में। अब ये कहाँ छूटा? 1375। तो इसका स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत भक्ति काल की कब से हुई है? 1375 से ही हुई है। 1375 से कब तक चला ये? 1700 तक। अब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल जो इसके बाद आ रहा है, क्योंकि भक्ति काल 1700 पे खत्म हुआ था, तो उत्तर मध्यकाल 1700 पे शुरू होगा। फिर ये चला 1700 से 1900 तक, और जो आखिरी काल है, क्योंकि रीतिकाल खत्म हुआ 1900 पे, तो आपका आधुनिक काल या गद्य काल या जो वर्तमान काल चल रहा है वो 1900 से शुरू हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स को? जो जहां से खत्म हो रहा है पहला काल, दूसरा काल वहीं से शुरू होगा। आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक। उत्तर मध्यकाल या भक्ति काल संवत 1375 से लेकर 1700 तक। रीतिकाल आपका सॉरी मध्यकाल या भक्ति काल, मैंने उत्तर मध्यकाल बोल दिया। आदिकाल या वीरगाथा काल आपका संवत 1050 से 1375 तक। मध्यकाल या भक्ति काल आपका 1375 से लेकर 1700 तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 तक। और फाइनली आते हैं आधुनिक काल या गद्य काल, जो अब तक चालू है 1900 से लेकर अब तक। इसीलिए यहाँ पर अब तक लिखा गया है, क्योंकि ये अभी भी ये काल चल रहा है। अभी भी जितनी रचनाएं, कविताएं, कहानियां होती हैं वो इसी आधुनिक काल या गद्य काल में गणना की जाती है उनकी। ठीक है, चलिए अब हम बारी बारी से एक एक काल की परिभाषा देखेंगे, एक एक काल की विशेषताएं देखेंगे, उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण कवियों के नाम और उनकी रचनाएं हैं वो देखेंगे। पर इसके पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए आपको हर काल बहुत अच्छे से याद रहने वाला है, क्योंकि इन कालों के अंदर भी कुछ विभाजन किए गए हैं। इन कालों को भी, किसी किसी काल को 2 भागों में, किसी काल को 4 भाग में बांटा गया है, तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके जरिए हम आसानी से सारे कालों को समझ लेंगे।
चलिए, तो अब हम वो शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी सहायता से हम जो काल है उनको अलग अलग तरीके से उनकी परिभाषाएं बिना कंफ्यूज हुए बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है परिभाषा, वर्णन, विशेषता, महत्वपूर्ण कवि व रचनाएं। देखिए, अब जैसे हमारे 4 काल हमें दिए गए हैं, कुछ कालों को और कालों में विभाजित नहीं किया गया है। ये जब मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट शांति से दिमाग ठंडा करके समझते जाइएगा। बस कुछ काल ऐसे हैं जिन्हें और पार्ट्स में और भागों में विभाजित नहीं किया गया है, जैसे आदिकाल या वीरगाथा काल जिसे हम कहते हैं। वीरगाथा काल जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ वीरगाथा काल के बारे में ही पढ़ेंगे, उसे और भागों में बांटा नहीं गया है। तो अब हमें वीरगाथा काल को अच्छे से समझना है, कंठस्थ करना है, तो हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे, और मैंने सबसे शुरुआत में ही कह दिया था, हर काल के नाम में उसकी परिभाषा छुपी हुई है, और ये सारे काल की परिभाषाओं का फॉर्मेट जो है आपका, वो बिल्कुल एक तरीके का है। अगर आपको एक काल की परिभाषा याद हो गई तो आपको बाकी कालों की परिभाषा बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें परिभाषा समझनी है, फिर हम उस काल के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा वर्णन देखेंगे, क्योंकि रटी रटाई परिभाषा हो सकता है हर बच्चे को याद ना हो। आप अगर उसका वर्णन देखेंगे तो आप पेपर में जाके अपने से भी, अगर उसकी परिभाषा आती है तो अपने से भी 2 नंबर के लायक या 3 नंबर के लायक अगर कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर हम उस काल की विशेषता देखेंगे। वर्णन पढ़ने के बाद विशेषता खुद ब खुद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, पर उसे भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कम से कम 5 विशेषताएं हमें एक काल की याद रखनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि बट मैम क्वेश्चन तो 3 नंबर का आ रहा है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 विशेषताएं याद करके क्या करेंगे? तो जरूरी नहीं है, अगर आपने 3 विशेषताएं याद करी हैं तो पेपर में जाके आपको 3 की 3 विशेषताएं याद आ जाए, क्योंकि पेपर का माहौल वैसा होता है कि आप भूल सकते हैं कोई ना कोई एक विशेषता। तो एज बैकअप प्लान आप 5 विशेषताएं याद करके जाएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण कवि व रचनाएं। महत्वपूर्ण कवि या लेखक, हर काल के कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं। जैसे हमें काफी सारे कवि और लेखक मिलने वाले हैं। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल मिलेंगे, हमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी मिलेंगे, जयशंकर प्रसाद जी मिलेंगे, प्रेमचंद मिलेंगे। तो इन सब की रचनाओं को आपको कंठस्थ करना है। कम से कम उस काल से संबंधित 3 कवि या अगर लेखक हैं तो 3 महत्वपूर्ण लेखक, और हर कवि या हर लेखक की कम से कम 2-2 रचनाएं, और अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 3-3 रचनाएं आपको हर कवि या लेखक की याद करनी है। अब वो कैसे याद होगा? आप बोलेंगे अब तो कंफ्यूजन हो गई मैम। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कवि का नाम लिखिए, फिर उसकी रचना का नाम लिखिए, फिर उस कवि का नाम लिखिए, फिर उसकी रचना का नाम लिखिए। 5 बार ये प्रोसेस दोहराइए, 6ठी बार आपको ऑटोमेटिक वो चीज याद हो जाने वाली है। करके देखिएगा, मैंने ट्राई किया है, आप करके देखिएगा, आपको भी जरूर समझ में आएगा। और जैसे मैंने पहले बताया है काफी बार कि जब तक आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करेंगे आपको वो चीज समझ नहीं आएगी। आपको अगर किसी चीज को समझना है, दिमाग में लंबे समय तक बिठाकर रखना है, तो बहुत जरूरी है कि अगर आप आज उस चीज को पढ़ रहे हैं तो आने वाले दूसरे, चौथे, 6वें दिन आप उस चीज को रिवाइज करते चलें। तो ये हो गया हमारा ऐसा काल जो विभाजित नहीं किया गया है। अब ऐसे काल जिन्हें और कालों में विभाजित किया गया है, जैसे कि भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उन 2 भागों को और 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन आवर माइंड। तो अब हम कैसे उसे समझ सकते हैं? सबसे पहले हम विभाजन को ध्यान देंगे। अब स्टूडेंट्स याद रखेंगे, विभाजन आपको आरेख के द्वारा याद रखना है। जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स है कंफ्यूज नहीं होंगे, आरेख यानी कि ग्राफ के द्वारा, लाइन डायग्राम के थ्रू आपको उस काल का विभाजन याद रखना है। चाहे उस काल को 2 भागों में बांटा गया हो, चाहे 4 भागों में बांटा गया हो, जब आप डायग्राम के थ्रू चीजें करते हैं तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, जैसे मैं करके बताऊंगी। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए, सबसे पहले आपको विभाजन ध्यान रखना है जो आप आरेख के द्वारा समझेंगे। फिर आएंगे आप परिभाषा पे। परिभाषा पे भी जैसे अगर भक्ति काल है तो सबसे पहले आप मुख्य यानी उस भक्ति काल की परिभाषा को याद रखेंगे। उसके बाद भक्ति काल को जो 2 भागों में बांटा गया है, विभाजित काल, आपको उनकी परिभाषा पढ़ना है।
फिर उसके बाद अगर उसे और कुछ काल में बांटा गया है या किसी शाखा में बांटा गया है तो आप उनकी परिभाषा देंगे। ग्रेजुअली एक एक करके आगे बढ़ना है, एकदम से किसी भी स्टेप पर नहीं पहुंचना है। फिर थोड़ा थोड़ा वर्णन देखेंगे सबका, उसके बाद विशेषता देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। सपोज भक्ति काल है, अब पेपर में क्वेश्चन आया भक्ति काल की विशेषता लिखिए, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी या जब आप ऑलरेडी पढ़ते हैं तो भक्ति काल की विशेषता अलग होगी, भक्ति काल के दोनों कालों की विशेषता अलग होगी, उन दो कालों को और भागों में बांटा जाएगा, उनकी विशेषता अलग होगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये विशेषता लिखें कि इसकी इसमें, इसकी इसमें लिखें। तो याद रखिए, जो मुख्य काल है उसको बाकी कालों से अलग रखना है। मुख्य काल में इन बाकी सारे कालों की परिभाषा आप एक साथ जोड़ करके, सारी बाकी कालों की विशेषता आप एक साथ जोड़ करके लिख सकते हैं। भक्ति काल को अगर 4 भागों में या 2 भागों में बांटा गया है तो आप उन दोनों भागों की विशेषता, जो रीजनेबल विशेषताएं, कभी कभी क्या होता है कुछ विशेषताएं क्लैश हो जाती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को काटने वाली होती है कि इसमें भी है और इसमें भी है, तो वैसी ना करके जो सही विशेषताएं जो आप लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रही है कि हाँ ये विशेषताएं सही है, मैं इसमें लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ और इनका जो मतलब है वो एक दूसरे से मैच कर रहा है, ये लिखी जा सकती हैं, वैसी विशेषताएं आप भक्ति काल की विशेषता में लिख सकते हैं। अगर भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है तो आप उन दोनों कालों की विशेषता को भक्ति काल की विशेषता अगर पूछी गई है तो उसमें लिख सकते हैं। हाँ, आपको विभाजित कालों की विशेषता आपस में मिक्स नहीं करनी है, विभाजित कालों की विशेषता आप अलग अलग रखेंगे, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण कवि और रचनाएं, यहाँ के लिए भी सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा। अगर मुझे भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि पूछा गया तो भक्ति काल को जिन कालों में बांटा गया है उन कालों के कवियों और उनकी रचनाओं को या लेखकों और उनकी रचनाओं को मिक्स करके आप भक्ति काल के कवि या लेखक की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें कोई बच्चा या कोई बच्ची कंफ्यूज मत होइएगा। इसका अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये आपको आगे चल के सारे कालों को पढ़ने में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने सबसे पहले काल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका समय काल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। संवत 1050 से 1375 तक ये काल चला था, जब से हिंदी साहित्य के इतिहास को एक तरीके से आप कह सकते हैं जब से रिकॉर्ड होना चालू हुआ, जब से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना चालू किया गया, या हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल अगर किसी कहा जाए तो वो है आदिकाल या वीरगाथा काल, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है। आदि का मतलब होता है प्राचीन, पुरातन, तो आदिकाल सबसे पुराना काल जो हमारा था वो। बट इसका जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो है वीरगाथा काल। मैंने जैसे आपको बताया था, नाम में ही आपको समझ में आ जाता है। तो वीरगाथा काल यानी कि वीरों की गाथाओं को बताने वाला काल, तो यानी कि इस काल में आपको वीरों की गाथाओं को जानने का अवसर मिलेगा। अब ये जो वीरगाथा काल था इसका वर्णन हमने देख लिया। अब वीरगाथा काल की परिभाषा कैसे लिखेंगे हम? ऐसा काल या वह काल जिसमें वीरों से संबंधित रचनाएं अधिकतम की गई, या ऐसा काल जिसमें वीरता से ओतप्रोत रचनाओं का निर्माण किया गया, उसे वीरगाथा काल कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। ऐसा काल जिसमें वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं का निर्माण किया गया। ओतप्रोत यानी कि परिपूर्ण, वीर रस से भरी हुई ऐसी रचनाएं जिनमें वीर रस कूट कूट के भरा हुआ होगा। रस का जो टॉपिक है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए। वीर रस किसी काव्य में, कविता में होने का क्या मतलब है? रस जब आप किसी काव्य को पढ़ते, सुनते, देखते हैं, जब अनुभव करते हैं, तो आपको जो भाव फील होता है, जो भाव अनुभव होता है, वो भाव आपका रस कहलाता है।
तो ऐसी रचनाएं जिनको पढ़ने से आपके अंदर जोश, वीरता का संचार हो, वो होते हैं वो रचनाएं जिस काल में निर्मित की गई, उन रचनाओं का निर्माण जिस काल में वो उन्हें वीर गाथा काल या आदि काल कहते हैं। ऐसा काल जिसमें वीर रस से ओतप्रोत रचनाओं का निर्माण किया गया, वह काल वीर गाथा काल कहलाता है। अब वीर गाथा काल के कुछ और नाम भी हैं, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, अपभ्रंश काल, भाट काल। क्या था, जब वीर गाथा काल जब चल रहा था तो वहां पे राजाओं के पास उस समय अपने मनोरंजन के लिए चारण या भाट हुआ करते थे। चारण जो अपने आश्रयदाताओं की, जो आश्रय देता है उसकी प्रशंसा करते थे। जैसे राजाओं ने किसी मनोरंजन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपने यहाँ रखा है तो उसे वो चारण कहा करते थे या भाट कहा करते थे। भाट नृत्य दिखाकर, या जैसे अभी सर्कस होता है तो उस तरीके की कुछ कलाएं दिखाकर राजाओं को प्रसन्न किया करते थे, और इन्हीं राजाओं की प्रशंसा को काव्य में बुनकर जो व्यक्ति सुनाता था, जो व्यक्ति पेश करता था, उसे चारण या भाट कहा जाता था। तो इसीलिए इसे चारण काल या भाट काल, अपभ्रंश काल, सिद्ध सामंत युग, ये सब कहा जाता है। तो इनके एक एक जो नाम है वो एक एक नंबर के लिए याद रखिएगा। अब आते हैं विशेषताओं में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, परिभाषा और वर्णन पढ़ने के बाद आपको विशेषताएं ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेंगी। अब वीर गाथा काल है, वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं, तो क्या क्या होता होगा। अब वीर रस है यानी कि उस समय के युद्ध का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहली जो मेरी विशेषता बनेगी वो क्या बनेगी, युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन यानी कि युद्धों का आंखों देखा वर्णन होता था। इस काल की जो रचनाएं होती थी उनमें उस समय के जो युद्ध होते थे उनका बिल्कुल ऐसा वर्णन बताया जाता था कि आपकी आंखों के सामने दृश्य आ जाए कि उस समय युद्ध कैसे लड़े जा रहे थे। तो मेरी पहली विशेषता क्या हुई, वीर गाथा काल की जो रचनाएं हैं उनमें युद्धों का सजीव वर्णन होता है। फिर वीर रस की प्रधानता, ये तो ऑब्वियस है, बिल्कुल स्वाभाविक ही है, क्योंकि वीर गाथा काल है तो वीर रस की प्रधानता तो होगी। ओज गुण से परिपूर्ण रचनाएं। ओज गुण क्या होता है, ऐसा गुण जो अगर किसी काव्य में है तो उस काव्य को, कविता को, उस रचना को पढ़ने से आपके अंदर ओज, एक्टिवनेस, आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो, आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो, तो वैसी रचनाएं इस काल में लिखी गई। रासो ग्रंथों की रचनाओं की प्रमुखता। रासो ग्रंथ क्या होते थे, रासो उस समय के शूरवीर योद्धाओं को कहा जाता था। जैसे पृथ्वीराज रासो, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। तो रासो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते थे जिसमें किसी योद्धा की शूरवीरता का वर्णन किया जाता है। तो रासो ग्रंथों की रचनाएं बहुत प्रमुखता से इस काल में लिखी गई। फिर डिंगल व पिंगल भाषाओं का प्रयोग। ये भाषाओं का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो अगर आपको कभी वीर गाथा काल से संबंधित कोई पुस्तक मिले, आप उनकी भाषा पढ़ेंगे तो वो भाषा थोड़ी अलग होती है। वो होती थी डिंगल और पिंगल भाषा। इसके अलावा अरबी, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया गया, पर प्रमुखता से डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग आदिकाल में किया गया। उसके बाद प्रकृति और सौंदर्य चित्रण, क्योंकि युद्ध एक जगह से दूसरे जगह जाकर लड़ा जाता था, तो पूरे समय आप इस एक काव्य में अगर आपको किसी व्यक्ति को बांधे रखना है अपनी रचनाओं में, तो आप वही टॉपिक बार बार नहीं दोहरा सकते। आपको उसके साथ साथ, जैसे हम भी अगर आपको क्लास में कुछ लेसन्स पढ़ाते हैं तो पूरे टाइम एक ही टॉपिक पढ़ाते रहेंगे तो बोर लग जाएगा, तो बीच में कोई जोक क्रैक करता है या कुछ मोटिवेशन आपको बता दिया जाता है, कुछ कहानी सुना दी जाती है, ताकि आप बंधे रहें टाइम के साथ साथ। तो इसीलिए उन जो वीर गाथा काल की जो रचनाएं थी उनमें प्रकृति का चित्रण भी किया जाता था। जहाँ पे युद्ध लड़ने गए हैं जो योद्धा है, उस जगह का चित्रण है, उस जगह की सौंदर्य का चित्रण है, राजकुमारों के सौंदर्य का चित्रण है, राजकुमार कैसे दिखते थे, कितना भव्य उनका रूप होता था, जिस तरीके के बाहुबली वो रहते थे, उनका चित्रण इन काव्यों में होता था।
एक बार रिमाइंड करेंगे। सबसे पहले युद्धों का सजीव वर्णन, वीरगाथा काल में सबसे पहले युद्धों का सजीव वर्णन, आप बिल्कुल ऐसा वर्णन कि आपकी आंखों के सामने युद्ध का दृश्य आ जाए। उसके बाद वीर रस की प्रधानता, क्योंकि वीरगाथा काल है तो वीर रस की प्रधानता होगी। वीर रस है तो ओज गुण भी होगा। ऐसा काव्य, ऐसी रचनाएं जिनको पढ़ने से आपके मन में ऊर्जा का संचार हो जाए, क्रोध का संचार हो जाए, या वीरता का संचार हो। जैसे हम सबने वो पोयम जरूर पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसे अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आप तुरंत आपके अंदर ओज गुण का संचार हो जाता है, देश प्रेम की एक भावना जागती है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर रासो ग्रंथों की रचनाओं की प्रमुखता, ऐसे ग्रंथ रचे गए जिनमें शूरवीरों का वर्णन किया गया है, उनकी शूरवीरता का वर्णन है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण। सभी बच्चों को विशेषताएं क्लियर हो गई होंगी। मैंने 6 विशेषताएं लिखी हैं, एक विशेषता और बढ़ा करके लिखी है, तो मैं आशा करती हूँ बच्चे सारी जो विशेषताएं, क्योंकि इजी हैं, तो बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। फिर इस काल के प्रमुख कवि और रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हुई हैं इस काल में, लेकिन हम सिर्फ कुछ प्रमुख कवि देखेंगे ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो। तो चंद बरदाई हमारे पहले जो प्रमुख कवि हैं वो है चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानते वो गूगल करिए, जानना बहुत जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के जो कवि थे चंद बरदाई, उनके मित्र थे। उन्होंने उनके ऊपर, पृथ्वीराज के ऊपर लिखा है पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज जी की शूरवीरता का, उनके योद्धा रूप का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। दूसरे कवि हमारे नरपति नाल्ह, इन्होंने लिखा है बीसल देव रासो। बीसल देव राजा के ऊपर इन्होंने, इनकी जो योद्धा का स्वरूप है उनका वर्णन किया गया है बीसल देव रासो काव्य में। तीसरे हमारे कवि हैं जगनिक, जिन्होंने आल्ह खंड लिखा है। आल्हा उदल वीरगाथा काल के बहुत महत्वपूर्ण योद्धा हैं, जिनके बारे में आज के हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो आप आल्हा उदल के बारे में जरूर जानें, बट फिलहाल सिर्फ उनका नाम है यहाँ पे, तो बच्चे याद रखें। जगनिक नाम के कवि जो थे उन्होंने आल्हखंड लिखा है। तो ये 3 आपकी प्रमुख रचनाएं हुई। मैंने अभी आपको परिभाषा बता दी वीरगाथा काल की, वर्णन बता दिया, समय काल बता दिया, आपको जो एक्स्ट्रा नाम थे इनके वो बता दिया, विशेषताएं बता दी, प्रमुख कवि और रचनाएं बता दिया। तो आई होप सभी बच्चे यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया है उसे बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है भक्ति काल और उससे आगे का टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चे अच्छे से रिविजन करते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विभूति शुक्ला साइनिंग ऑफ।